Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this new series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बीपीएससी सिलेबस के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है और जहां से डिफरेंट टॉपिक्स का जितना क्या क्वेश्चन ऑफ नंबर है, क्या उसका पैटर्न है, कौन कौन सा सोर्स आप रेफर करेंगे, क्या कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ हमने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का होगा वो टॉपिक होगा एंशिएंट हिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक्स। इफ यू come to the ancient history topics, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में। इसी तरह आपको जितना भी यहाँ पर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइदर मॉडर्न हिस्ट्री, आइदर मेडिवल हिस्ट्री और यू कैन से इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो सबसे पहले हम लोग जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है पहले उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आपको जो उसका सब टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इकोनॉमी ऑफ बिहार और आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार, वो सब अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग सिर्फ, क्योंकि ये पीटी क्रैश कोर्स है, तो इसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल डाटा है, जो मैंने PYQ एनालिसिस करके जो देखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेंस एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग्स वी विल नॉट डिस्कस हेयर बिकॉज इट इज अ BPSC PT क्रैश कोर्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आपको शुरू करेंगे प्री हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है, जिसका कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। नो लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसका कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल स्टोन एज, क्योंकि यह जो स्टोन एज है इसमें आप को सिर्फ जो एविडेंसेस हैं वो है बोन टूल्स और स्टोन्स, किस तरह के स्टोन्स है, क्या स्टोन्स का शेप है, वो सब यहाँ पर जो एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, जो मतलब हिस्टोरियन को जो यहाँ एविडेंस मिले हैं, उसी के अनुसार ये हिस्ट्री को लिखा गया है। उसी के अनुसार जो उस समय के जो आपको स्टोन एज के जो पीपुल थे उसका कल्चर क्या है, क्या लिविंग पैटर्न है, क्या फैमिली सेटअप है, क्या मतलब सिंपली मतलब उसका क्या सोसाइटल स्ट्रक्चर है, वो सब आपको इसी स्टोन एज इसी मतलब प्री हिस्ट्री के अनुसार जो बाकी ये मतलब लिटरेरी सोर्स आपको इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मतलब आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स बोल सकते हैं, या यू कैन से अबाउट दैट, जो आपको स्टोन अवेलेबल है, जो बोन्स टूल्स अवेलेबल, उसी के अनुसार ये हिस्ट्री को लिखा गया। तो हम लोग अगर प्री हिस्ट्री की बात करते हैं स्टोन एज, तो स्टोन एज को आप 3 डिफरेंट कैटेगरी में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो कैटेगरी है स्टोन एज का वो है पैलियोलिथिक
एज। और जो इसका टाइम पीरियड है स्टोन एज का, वो आपको अगर डिफरेंट सोर्सेज से आप अगर रेफर करते हैं तो वो वहाँ पर आप थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे ये मतलब जो डेट का डिफरेंस वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि यह डेट आपको लाख साल है, मतलब 4 लाख साल, 5 साल, 5 लाख, 5 लाख साल। सो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट दिस डेट। सो अगर पैलियोलिथिक एज का आप डेट का बात करते हैं तो ये आपको 5 लाख BC, 5 लाख BC से 10,000 BC का टाइम पीरियड है। 5 लाख BC से 10,000 BC। और जो पैलियोलिथिक एज के जो पीपल थे, पैलियोलिथिक एज के जो पीपल हैं, उसे हम लोग यहाँ पर क्वार्टजाइट मैन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका PYQ क्वेश्चन भी है कि क्वार्टजाइट मैन हु आर कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन। सो जो स्टोन एज पीपल है, जो पैलियोलिथिक एज के पीपल है, हम क्वार्टजाइट मैन करते हैं, क्योंकि वो जो स्टोन यूज करते थे वो क्वार्टजाइट स्टोन हुआ करता था, वो क्वार्टजाइट स्टोन था, बिकॉज दे वर यूजिंग क्वार्टजाइट स्टोन, using quartzite stone. Now after Paleolithic age, second we will study about Mesolithic age. See we are क्योंकि हम लोग यहाँ पीटी क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स है हम लोग वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टोन एज में आपको ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो कमिंग टू दिस मेजोलिथिक एज, आप मेजोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड देखेंगे वो 10,000 BC से 800 BC है। फिर अगर आप नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड आता है नियोलिथिक एज का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम पीरियड देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका क्या एविडेंसेस है, किस किस क्या क्या साइट्स हैं, किस किस साइट्स पर क्या क्या एविडेंसेस मिले, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो नियोलिथिक एज का अगर आप टाइम पीरियड देखते हैं तो वो आपको 8,000 BC से 4,000 BC है। उसके बाद नियोलिथिक के बाद आपको चाल्कोलिथिक एज कंटिन्यू करता है। चाल्कोलिथिक मीन्स होता है कॉपर प्लस स्टोन, लिथिक मीन्स स्टोन, चाल्को मीन्स कॉपर। तो चाल्कोलिथिक एज, तो चाल्कोलिथिक एज को अगर आप स्टडी करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4,000 BC से 700 BC है। उसके बाद चाल्कोलिथिक एज के बाद आपको IBC एज आ जाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से जो जाना जाता है IBC। तो IBC का जो टाइम पीरियड है वो 3300 BC से आपको 1300 BC है, जिसे हम लोग IBC को प्रोटो हिस्ट्री भी बोला जाता है। और ये प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री का मतलब, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हम लोग समझे कि वहाँ आपको लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं, लेकिन अगर आप प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ स्क्रिप्ट है, मतलब लिटरेरी सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो लिटरेरी सोर्स अभी तक प्रॉपरली डिसाइफर नहीं किया गया, प्रॉपरली उसे समझा नहीं है प्रॉपरली। साइंटिस्ट और जो हिस्टोरियंस है वे अभी तक उस जो इंस्क्रिप्शंस है, जो स्क्रिप्ट है, उसका अभी तक वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर उस चीज़ को कंप्रीहेंड नहीं कर पाए, उस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो उसे प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। सो अगर प्रोटो हिस्ट्री को आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो इसे आप बोल सकते हैं स्क्रिप्ट इज देयर बट नॉट डिसाइफर्ड येट। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस स्टोन एज, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना यहाँ पर स्टोन एज आपको जो टाइम पीरियड आपको मैंने बताया, अब उस टाइम पीरियड को हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे कि मतलब डिफरेंट स्टोन एज पीरियड में क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या साइट्स हैं, किस साइट से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
So coming to this Paleolithic age, Paleolithic age. So if we see the Paleolithic age, first of all Paleolithic age जो आपका Paleolithic एज का भी डिवीजन फर्दर डिवीजन है। फर्दर डिवीजन आपको जैसे लोअर Paleolithic एज में है, मिडिल Paleolithic एज में है, अपर Paleolithic एज में है। तो हम लोग जो इसका डिवीजन करेंगे वो लोअर Paleolithic, मिडिल Paleolithic एंड अपर Paleolithic। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख ले अगर हम लोअर Paleolithic एज, फिर यहाँ पर है आपको मिडिल Paleolithic एज, फिर यहाँ पर है आपको अपर Paleolithic एज। लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फॉर इंफॉर्मेशन यू कैन नो दिस। सो अगर यहाँ पर आप टाइम पीरियड देखते हैं तो यही जो 5 लाख साल जो उसका टाइम पीरियड है आपको 5 लाख BC टू 10,000 BC, 1 लाख BC, 1 लाख BC। फिर मिडिल का अगर देख रहे हैं तो 1 लाख BC से 40,000 BC। फिर अपर का अगर आप देखें टाइम पीरियड तो है ये आपको 40,000 BC से 10,000 BC। तो ये आपका टाइम पीरियड है। लेकिन ओवरऑल हम लोग ये नहीं यहाँ पर देखेंगे कि किस पीरियड में और किस जैसे मैथोलिथिक जो पैलियोलिथिक एज है, लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, किस में क्या क्या टूल्स मिले हैं, क्या क्या, वो हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा। और ये आपको बीपीएससी इतना डीप में या कोई भी यूपीएससी में भी अगर जाएँ तो इतना नीचे, इतना अंदर डीप में वो जाके नहीं पूछती है। वो आपको सिंपली पैलियोलिथिक एज का टूल्स पूछेंगे, वो पैलियोलिथिक एज का क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं वो पूछेंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर जो एविडेंसेस आपको मिले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये पैलियोलिथिक एज के जो पीपुल थे उनका लिविंग पैटर्न क्या था, वो क्या उनका सोर्स ऑफ दैट लिविंग था, क्या उनका फूड हैबिट्स था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्रीकल्चर नहीं जानते, तो उनका सबसे पहला जो सोर्स था फूड का वो था हंटिंग एंड गैदरिंग। मीन्स वो लोग सिंपली एनिमल्स को हंट करते थे और वही जो फूड था उसे कंज्यूम करते थे। उस समय कोई किसी तरह का आपको क्रॉप्स का कोई प्रोडक्शन नहीं था और वो लोग जानते भी नहीं थे क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि वो आइस एज पीरियड था। आइस एज अगर आप देखें तो वो जो रहते थे वो आइस एज पीरियड था। आइस एज मीन्स क्या हो गया, पूरा बर्फ से ढका हुआ। जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं वो वार्म एज पीरियड है, उस समय वो आइस एज पीरियड था, वो किसी मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ था। अगर आप पढ़े हो तो ये परमाफ्रॉस्ट रीजन, जो आप अगर ज्योग्राफी पढ़े हो तो परमाफ्रॉस्ट रीजन हो गया, इसे टुंड्रा रीजन सब हो गया, वो क्या है पूरा बर्फ से ढका, वहाँ आपको किसी तरह का कोई वेजिटेशन नहीं अवेलेबल है उस एरिया में। तो इसी तरह वो आइस एज था, जो पैलियोलिथिक एज का जो पीरियड था वो आइस एज पीरियड था। और इस आइस एज पीरियड में आप अगर यहाँ देखें तो किसी तरह का कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम नहीं था। और अगर आप यहाँ पर आए तो वो इस आइस एज में वो आपको मतलब कोई सेटलमेंट भी नहीं था। अगर एग्रीकल्चर नहीं था, किसी तरह का वहाँ सेटलमेंट भी नहीं था, तो वो आपको ओपन एयर और केव्स में रहते थे। सो बोल सकते हैं आप केव्स में रहते थे। केव्स अगर आप अगर आप इस तरह बोल सकते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं लिविंग इन केव्स, नो ओपन हाउसेस, क्योंकि आइसेज था तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आइसेज है तो आपको खुला मैदान में या खुला केव में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ बर्फबारी, आपको आइसेज पीरियड तो बर्फबारी होगी। तो वे नो ओपन हाउसेज, दे वे लिविंग इन नो ओपन हाउसेज। और इन एग्रीकल्चर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो नो इंफॉर्मेशन टिल डेट, जो अभी तक जो रिसर्च हुआ, जो अभी तक जो स्टडी हुआ है उसके अनुसार वहाँ किसी तरह का कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिस्टम नहीं था। नो इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो जो पैलियोलिथिक एज पीपुल का जो टूल्स था, वो क्या क्या टूल्स यूज करते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, तो उनका जो था वो हैंड एक्स था।
जो कि हमें सबसे पहले जो हैंडेक्स जो अवेलेबल हुआ है इंडिया में, मतलब जो डिस्कवर्ड हुआ, वो आपको पोलावरम हैंडेक्स है। जो हैंडेक्स आपको डिस्कवर्ड हुआ है वो सबसे पहले है पोलावरम हैंडेक्स। और ये पोलावरम हैंडेक्स है जो कि सबसे पहले जो आर्कोलॉजिकल सर्वे जो ब्रिटिश के समय किया गया था, वो किया गया था, जो कि फाउंड किया गया था बाय रॉबर्ट ब्रूस। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकती है कि किस पर्सन्स ने और ब्रिटिशर्स ने जो आपको ये हैंडेक्स का और किस जगह से यह मतलब डिस्कवर किया था। सो बाय रॉबर्ट ब्रूस। और आगे बढ़ते हैं तो वो चॉपर का भी यूज करते थे, चॉपर। तो चॉपर, क्योंकि जो हैंड एक्स है वो भी आपको मतलब अगर आप देखें तो शेप उसका तो इस टाइप का शेप है, मीन्स यू कैन से दैट शेप उतना ज़्यादा मतलब आपको नुकीला शेप नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय वो उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था। अगर आप थिंकिंग प्रोसेस का देखें, थॉट प्रोसेस का देखें, तो वो धीरे धीरे जैसे आप आगे एज का जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे, पैलियोलिथिक से मेजोलिथिक, मेजोलिथिक से नियोलिथिक, तो आप देखेंगे कि जो बोन्स का जो टूल्स जो वेपन्स था उनका, उसका जो मतलब इवोल्यूशन हुआ वो भी आपका जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे आपको स्टोन टूल्स और डिफरेंट टूल्स का भी इवोल्यूशन हुआ। तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो नुकीला होते गया, धीरे धीरे वो पतला होते गया, मतलब छोटा स्टोन टूल्स बनने लगे। सो उस समय जो यूज होता था वो चॉपर का होता था। चॉपर में ऊपर का जो शार्प एज होता था और नीचे आपको इसके बोल सकते हैं ये शार्प एज होता था, शार्प एज। फिर वो उस समय क्लेवर्स का भी यूज करते थे, जो कि आपको यू शेप की तरह बना होता था, यू शेप की तरह क्लेवर्स, ये भी आपको यू शेप की तरह बना था। फिर उसके बाद अगर मटेरियल का बात करते हैं, क्या क्या मटेरियल, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि पैलियोलिथिक एज पीपुल जो थे वो क्वार्टजाइट मैन भी उन्हें बोला जाता। सो अगर मटेरियल की बात करें तो या मटेरियल जो वे लोग यूज करते थे वो मटेरियल आपको लाइम स्टोन, क्वार्टजाइट, जो इस तरह का मटेरियल था जो टूल्स बनाने के लिए यूज करते थे, क्वार्टजाइट टू मेक टूल्स। सो अगर आप देखें तो यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो आप इन्फॉर्मेशन आपको बीपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है, वही इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, 1 से 2 बार वीडियो लेक्चर को रिविजिट करें, और रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपको ये ज़्यादा दिन तक और एग्ज़ाम तक मतलब याद रहेगी। नाउ कमिंग टू दैट, जो जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे पहले होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस से निएंडरथल्स है, निएंडरथल्स से होमो सैपियंस है। सो ह्यूमन इवोल्यूशन भी का भी अलग अलग एक टर्म है। सो अगर आप जो पैलियोलिथिक मैन को जो कहा जाता है, जो पैलियोलिथिक एज के जो पीपुल है, उसे हम लोग कहते हैं होमो इरेक्टस। उस समय उतना माइंड का इवोल्यूशन, उतना थिंकिंग प्रोसेस का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उसे कहते हैं होमो इरेक्टस। सो यह ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड टर्म है। सो आप इतना ही सिर्फ याद रखें, नो मच डीपर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस सेक्शन ऑफ दिस पैलियोलिथिक एज। और अगर आप फिर इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रहेंगे, इसके बाद अगर आप साइट्स पर आएँ तो ये भी बहुत पूछा जाता है आपको, मतलब दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन में, पीटी में। तो साइट्स की अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है जो आपको रेगुलरली पूछे जाते हैं रिपीटेडली डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे बोडी साइट्स अगर देख ले तो महाराष्ट्र में। आप बेलन वैली साइट देख ले, बेलन वैली, तो बेलन वैली आपको यूपी में। स्वान वैली देख ले तो स्वान वैली आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। भीमबेटका जो कि बहुत फेमस है, वो आप लोग सब जानते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका जहाँ पर आपको तीनों साइट्स मिल जाएंगे वहाँ पर, आइदर पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। सो भीमबेटका है वो आपको एमपी में। सो ये आपको साइट्स के बारे में होगा। सो इतना ही नॉलेज हम लोग को चाहिए आपको रिलेटेड टू पैलियोलिथिक साइट्स। नाउ कमिंग टू दैट पैलियोलिथिक एज में अगर आप आए तो पैलियोलिथिक एज में अगर आप देखेंगे तो
धीरे धीरे इसी एज में, क्योंकि ये पैलियोलिथिक एज का भी फर्दर डिवीजन है आपको, दैट लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो आप अगर इस पैलियोलिथिक एज का जो डिवीजन देखते हैं तो इसमें अगर मिडिल पैलियोलिथिक एज की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको सेपरेटली आपको नहीं जानना, बट उसमें भी सेम चीज़ है, हंटिंग गैदरिंग वो भी करते थे। आपको टूल्स वो भी स्मॉलर टूल्स धीरे धीरे स्मॉल होते गया, लेकिन उतना इंफॉर्मेशन आपको मतलब याद नहीं रखना कि वो टूल्स छोटे गए स्मॉल हो गए। वो मतलब अगर आप इवोल्यूशन है तो वो टूल्स धीरे धीरे शार्प और स्मॉल होते जाएंगे। सो थिनर लाइटर टूल्स यूज होने लगे। हैंड एक्स का काम मतलब जो उसका हैंड एक्स का उसका यूज कम होने लगा। फिर आपको ब्लेडर्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स, बोर्डर्स, ये फ्लेक्स का यूज होने लगा। और साइट्स वही है जो आपको स्वान वैली, बेलन वैली बोले यूपी, इसमें कुछ कुछ और साइट्स भी आप याद कर सकते हैं, जैसे नर्मदा, तो वो तो आप जानते हैं, नर्मदा रिवर, सोन रिवर, भीमबेद का एमपी वो तो पता ही, मटेरियल क्वार्टजाइट यूज करते थे। और अगर आप देखें तो पैलियोलिथिक एज में ही वो डिस्कवरी ऑफ फायर भी हो गया, लेकिन वो लोअर पैलियोलिथिक में नहीं हुआ। वो जो आपको मिडिल पैलियोलिथिक में 1 लाख जो बीसी के बाद जो वो डेवलपमेंट हुआ, उसमें आपको डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में आप मतलब देखेंगे कि वहाँ डिस्कवरी हुआ फायर के बारे में। सो डिस्कवरी ऑफ फायर, बट इट्स ऑन इन अ मिडिल पैलियोलिथिक एज, इतना आपको याद रखना, मिडिल पैलियो लिथिक एज। लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछा गया है कि यस आइदर, जैसे ऑप्शन में आपको है कि यस दैट पैलियोलिथिक एज पीपुल वेयर नोन टू द फायर, दैट डिस्कवरी ऑफ फायर, देन आप वहाँ पर आंसर को करेक्ट, मतलब वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको मिडिल पैलियोलिथिक स्पेसिफिकली और आपको लोअर पैलियोलिथिक के बारे में वो नहीं पूछा, वो सिंपल पूछा कि पैलियोलिथिक एज के पर्सन फायर के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, तो वहाँ वहाँ पर आप उस ऑप्शन को सही मान सकते हैं। देयरफॉर और जो मिडिल पैलियोलिथिक एज के जो पर्सन का इवोल्यूशन हुआ, जो 1 लाख साल के बाद, जो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी है, तो उसमें आपको नियनडर्थल्स का इवोल्यूशन हुआ, नियनडर्थल्स। तो ये भी आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज का। सो तो ये यही इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड है पैलियोलिथिक एज के बारे में। और अगर आप अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर बात करें तो वहाँ से आइस एज आपको धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई, आइस एज। तो आपको अगर जैसे कि अपर पैलियोलिथिक में बात करें तो एंड ऑफ एंड ऑफ एंड ऑफ आइस एज स्टार्टेड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ आपको अगर देखें तो यहाँ पर जो मतलब आपको जो आइसेस था उसका धीरे धीरे आपको ग्रेजुअल शिफ्ट वो आइसेस से वार्म एज के तरफ होने लगा। सो अपर पैलियोलिथिक एज, और ये आपको जो यहाँ पर जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ वो होमो सैपियंस हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जो पीरियड है पैलियोलिथिक एज, जो स्टोन एज का जो एक डिवीजन है पैलियोलिथिक एज, उसी में आप देख रहे हैं कि आपको इवोल्यूशन जो ह्यूमन का वो तीनों इवोल्यूशन मिल रहा है। आप होमो इरेक्टस भी देख रहे हैं, आप होमो, आप नियंडरथल्स भी देख रहे हैं, आप होमो सैपियंस भी देख रहे हैं। तो होमो सैपियंस था जो आपको अपर पैलियोलिथिक एज में आप आपको देखने को मिलेंगे, अपर पैलियोलिथिक एज। और अगर आप बोन टूल्स को देखें तो बोन टूल्स आपको कौन कौन साइट से मिले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुरनूल से मिले हैं, और आपको मुच्चेता से मिले। मुच्चेता ये भी आपको यू कैन से साउथ के रीजन, तो साउथ के रीजन के थोड़ा सा नाम आपको याद रखना, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट याद होता है याद रखने, बट आप अगर इसको 1-2 बार रिवीजन करते तो आपको ये याद होगा। चिंतामणि। सो दीज ऑल आर इन प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आगे अगर इससे बात करें तो वो आपको
फिशिंग टूल्स का भी यूज करते थे, फिशिंग टूल्स का, फिश को पकड़ने के लिए। ब्यूरिन्स का भी यूज करते थे। जो ब्यूरिन्स यूज होता है, यूज्ड फॉर इनग्रेविंग, मतलब जो आपको डेड बॉडी को ग्रेव कर, डेड बॉडी को दफनाने के लिए जो आपको टूल्स का यूज होता है उसे ब्यूरिन्स बोला जाता है। तो वो उसका भी एविडेंस मिला। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ पेंटिंग्स भी मिला। अगर आप अपर पैरेथिक में जाते हैं तो वहाँ पेंटिंग्स भी बनाना, आपको जो अपर पैरेथिक एज के जो पर्सन थे वो पेंटिंग्स बनाना भी शुरू कर दिए। तो अगर आप पेंटिंग्स में बात करें तो यहाँ पर हमको फर्स्ट रेफरेंस मिले पेंटिंग्स के, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पीड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको समझने का और समझाने का उतना ज़रूरत है नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब जो डिस्कशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा। सो आप लोग, क्योंकि ये अगर शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, अगर बहुत लेंदी कर देंगे तो ये क्रैश कोर्स का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ स्पीड बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है for your that PT exams. तो first reference of our first reference of paintings. So first reference of paintings देखे तो यहाँ पर पेंटिंग्स में क्या क्या थीम थे आपको, अगर पेंटिंग्स का हम यहाँ पर अगर थीम देखते हैं आपको, तो थीम में जो पेंटिंग्स का थीम था वो हंटर्स, किस किस एनिमल्स को मतलब हंट वो मतलब उस समय का जो पीपुल वो हंट करते थे वो एनिमल्स के बारे में, क्या क्या डांसिंग भी इमेज वहाँ पर आपको मिलेंगे जो पेंटिंग्स में है। कलर जो यूज करते थे ये पेंटिंग के लिए, वो कलर का जो यूज करते थे वो आपको मेनली ऑकड़े कलर होता था, मेनली ऑकड़े कलर। जो ऑकड़े कलर का मतलब होता है गेरुआ रंग का जो कलर होता है वो ऑकड़े कलर का यूज होता था, ऑकड़े कलर। और ये पेंटिंग किस किस साइट से मिले हैं वो साइट्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका तो आप सब जानते हैं, ये जनरल है, भीमबेटका एमपी, बेलन वैली यूपी, उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको जो पेंटिंग्स के साइट्स है वो यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा आपको मैंने जो यहाँ आपके साथ जो डिस्कस किया वो आपको एंशियंट हिस्ट्री में जो प्री हिस्ट्री और जो पैलियोलिथिक एज का पार्ट है ये पूरा आपको इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं मेसोलिथिक एज में। सो लेट अस मूव टू द मेसोलिथिक एज। और मैं यहाँ जो मैं राइटिंग का जो मेथड है वो आई थिंक समझ में आप लोग को अच्छे तरह से आ रहे होंगे, क्योंकि उतना मैं मतलब कर्सिव यहाँ नहीं यूज किया हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़े और ध्यान से लेक्चर सुने देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली कम्प्रीहेंड माई हैंड राइटिंग्स ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विथ मेसोलिथिक एज। अगर मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड का बात करें तो टाइम पीरियड जो मेसोलिथिक एज का था वो 10,000 BC से 8,000 BC तक। और मेसोलिथिक एज को आप हेलोसीन एज भी बोला जाता है, हेलोसीन एज, क्योंकि जो हेलोसीन एज था उसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट शुरू हो गया, टेम्परेचर का राइज हो गया, राइज इन टेम्परेचर। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है कि फर्स्ट रेफरेंस हमको यहाँ से मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एंड जो पहला जो जिस जानवर को हमने पालतू बनाया, सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया पालतू बनाया, वो सबसे पहला जो जानवर था दैट वाज डॉग। सो आज भी आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब इंसान जो अपने साथ मतलब जो पालतू पेट रखते हैं वो सबसे ज़्यादा डॉग को ही प्रेफर करते हैं। सो फर्स्ट यूज एंड सबसे फर्स्ट वाज डॉग। सो आप देख रहे हैं कि कल्चर आदमी, अगर आप एंशियंट को इस तरह से पढ़ते हैं कि मतलब अगर आप जो आज का जो मतलब डिफरेंट थिंग्स आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं, आइदर योर फूड हैबिट्स
आप अपना कल्चर को, ड्रेस कल्चर को, फूड हैबिट्स को, डेट आप कस्टम्स को, रिचुअल्स को आप देखेंगे कि वो सब रिलेटेड आपको हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो आप उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा हिस्ट्री पढ़ने में, आप इंटरेस्ट आपका मतलब हिस्ट्री में आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। लेकिन अगर आप उसे एक तरह से रोट लर्निंग काइंड ऑफ आप उसे अगर रटने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, एग्जाम पास करने के लिए और सिर्फ रट रहे हैं उसे, तो वो आपको सिर्फ उस मतलब एक बोझ की तरह लगेगा। इसलिए आप अगर जैसे कि मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, जैसे डॉग है, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मच इसेंशियल और कितना इम्पोर्टेंट है मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत समय से पहले से चल रहा है। अगर आप क्वेश्चन भी देखें अगर आप यूपीएससी में, तो वो भी आपको जनरल दिस डेली लाइफ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वो पूछे थे आईबीसी में आपको कॉस्मेटिक्स का यूज होता था, लिपस्टिक का यूज एग्जांपल, आदमी सोच भी नहीं सकता कि उस समय से लिपस्टिक चल रहा है, उसी समय से जो कॉस्मेटिक आइटम है वो चल रहा है। लेकिन आप अगर उस तरह से आप पढ़ते हैं, उस तरफ से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देन यू आर वेरी मच मीन्स यू आर रिमेम्बरिंग इट फॉर अ लार्जर टाइम पीरियड, और उसे आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट रेफरेंस जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था वो डॉग था। सीप और डेट गोट का भी डोमेस्टिकेशन हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर डेट बोल सकते हैं कि वो प्लांट्स के बारे में प्लांट्स के बारे में जानना शुरू हो गया, मतलब दे सी प्लांट्स, और वे प्लांट्स के बारे में जानने लगे। बट यहाँ पर वो एग्रीकल्चर को शुरू नहीं किया। एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ वो आपको न्योलिथिक एज में हुआ। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू नहीं किया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन विच पीरियड, इन स्टोन एज, आइदर पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्योलिथिक एज, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन होगा वो आपको न्योलिथिक एज होगा, क्योंकि वो मेसोलिथिक एज में जो एग्रीकल्चर का वहाँ पर आपको सिर्फ वे एग्रीकल्चर को नहीं मतलब प्रैक्टिस किए, वो सिर्फ प्लांट्स को देखना शुरू किए, प्लांट्स को कंज्यूम करना शुरू किए। सो दे सी प्लांट्स हेयर। सेमी परमानेंट्स, क्योंकि वो हेलोसीन पीरियड में हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलोसीन पीरियड में जैसे आप जाते हैं तो बर्फ का जो जो परत है वो आपको हटना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे प्लांट्स का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। जैसे आप ट्रॉपिकल कंट्री में देख सकते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं ट्रॉपिकल कंट्री में क्यों इतना प्लांट्स का ग्रोथ है, और क्यों इतना जो आप टुंड्रा रीजन में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं है, वहाँ वेजिटेशन का अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ वेजिटेशन आपको अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो ये सेमी परमानेंट हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना शुरू हो गए, क्योंकि वो आप केव से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे आपको वार्म होने लगा, जो एज था वो वार्म होने लगा, आपको आइस एज से हम लोग वार्म एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो सेमी परमानेंट हाउसेज आपको देखने के मिलेंगे। क्योंकि वो पहले वो केव में रहते थे बर्फ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, अब वो सेमी परमानेंट हाउसेज बनाने लग गए। यहाँ पर अगर हम देखें बुरियल प्रैक्टिस जो होता है, जो मतलब डेड बॉडी को दफनाया जाता है, दैट्स बरियल प्रैक्टिसेस दैट एविडेंसेस वी हैव गॉट। एंड जो बरियल प्रैक्टिसेस जो उस समय का जो एविडेंस हम लोग को मिला है बरियल प्रैक्टिस का, उसमें आप देखेंगे कि वो लोग बरियल प्रैक्टिस के साथ आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी रखते थे, लाइक फूड आइटम्स को भी रखते थे, लाइक डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स था। आप देखेंगे कि जो बुर्जा होम में जो आपको पिट ड्वेलिंग सिस्टम था, वहाँ पर आप देखेंगे जो मास्टर्स का जो इनग्रेव है, तो मास्टर्स को जो दफनाया गया वो डॉग के साथ दफनाया गया। सो आप वहाँ कुत्ता, बकरी, बिलाई सब चीज़ को आप देखेंगे। सो आप इस चीज़ से आज भी मतलब यह कल्चर कंटिन्यू है। अगर आप मतलब किसी अगर दिस मतलब आपको मतलब अगर आप इसमें विजिट किए होंगे मतलब किसी का श्राद्ध में या कहीं, तो आप देखे होंगे कि किस तरह का मतलब ऑब्जेक्ट को दान किया जाता है, और जब मतलब कि दफनाया जाता है तो क्या क्या ऑब्जेक्ट मतलब उस ग्रेव में रखा जाता है। तो मतलब यह बिलीफ उसी से सिस्टम से चल रहा है कि मतलब इस संसार से बाहर भी, मतलब मरने के बाद भी कुछ और संसार है बाहर। जैसे आप जिसे स्वर्ग नरक, मतलब जो डिफरेंट रिलीजन में आपको मतलब डिफरेंट बिलीफ है स्वर्ग नरक के बारे में और अदर वर्ल्ड के बारे में। सो ये ट्रेडिशनल जो चल रहा है, जो एंशियंट पीरियड से, वो आज भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। सो बरियल प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या थे, विथ सम गुड्स। नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि आपको दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ।
और रिलीजियस प्रैक्टिस भी आप वे लोग स्टार्ट करना शुरू कर दिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उस समय का रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग होगा आज के मुताबिक, बट आपको जो थीम है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का वो सेम ही रहता है। भले उस समय आपको तांत्रिक प्रोसेस आप देख सकते हैं और तांत्रिसिज्म देख सकते हैं, श्रैमणिक ट्रेडिशन देख सकते हैं, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे जब रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्टार्ट शुरू हो गए। अगर आप पेंटिंग्स के बारे में आते हैं तो जैसे हम लोग पैलियोलिथिक एज में देखें तो यहाँ पर आपको पेंटिंग्स देखते हैं तो रॉक पेंटिंग्स, आपको रॉक पेंटिंग्स मतलब जो रॉक को वो पेंटिंग बनाते थे और जो थीम था वो वही जो सोशल थीम रहता है, जो सोशल लाइफ से रिलेटेड हो गया, लाइक वुमेन मेकिंग फूड सोशल लाइफ से रिलेटेड हो गया, प्लेइंग हो गया, आर्ट ऑफ टैनिंग हो गया, जो एनिमल का स्किन को जो मतलब ड्राई करने के लिए वो लोग रखते हैं, जो हंटिंग का जो सीन हो गया वो लोग को ड्रॉ करते थे, ग्रुप हंटिंग कैसे करते। तो वो आधा से ज़्यादा जो हिस्टोरियन ने जो स्टडी किया पैलियोलिथिक केस के बारे में, क्योंकि वहाँ कोई हिस्टोरिकल लिटरेरी सोर्स नहीं है, तो वो हम लोग पेंटिंग्स को ही देखकर उससे मतलब यह निष्कर्ष निकाले कि उस समय का जो पीपल था, उस समय का जो पर्सन था, वो इस चीज को मतलब इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को उस लोग उस समय करते होंगे। तो इस तरह का मतलब जो एनालिसिस जो हिस्टोरियंस ने किया वो ही मतलब आपको जो प्री हिस्ट्री पीरियड से रिलेटेड है। सो अगर आप देखें जो पैलियोलिथिक एज में, तो वहाँ वो किसी तरह का कपड़ा नहीं पहनते थे। क्या है कि उस समय वो इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था ह्यूमन का, वो फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन था। सो वो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, तो वो उस समय मतलब जो कपड़ा का कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला। लेकिन आप मेजोलिथिक एरिया में देखें तो वहाँ पर वो स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ्स, वहाँ कपड़ा पहनना आपको शुरू हो गया। लेकिन वो कपड़ा आपको जो पहनते थे वो एनिमल स्किन का होता था, एनिमल स्किन को सुखा के जो कपड़ा बनाया जाता था वो एनिमल स्किन पहनते थे, या एनिमल को जो मार के जो उसका चमड़ी का जो कपड़ा पहना रहे हैं वो एनिमल स्किन होता था। वुमन मेकिंग फूड्स, वुमेन मेकिंग फूड्स, इस तरह का भी आपको मतलब जो जो पिक्चर जो पेंटिंग्स आपको रॉक पेंटिंग्स पर बनाए गए हैं वुमेन मेकिंग फूड्स। तो जो ये ह्यूमन मेकिंग जो फूड्स बनाए गए वो आपको जो फूड्स देखेंगे तो वो आपको दर्शाता है कि इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे जो हम एनालिसिस कर सकते हैं वो है कि डिवीजन ऑफ लेबर उस समय भी था। जैसे आज हम लोग जो जेंडर असाइन रोल जो देखते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं वुमेन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द हाउस कोड एक्टिविटीज, मेनली रियरिंग द चिल्ड्रेन, और मतलब वुमेन का जो रोल आज आज देखते हैं। सो मतलब समाज में भी अगर आप देखें तो जो पिछड़ा वर्ग समाज है, या मतलब अगर आप ओवरऑल भी मतलब अगर आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि महिला अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। मतलब अगर आप हर फील्ड में देखते हैं तो वहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ द महिला का किसी भी सेक्टर में, आइदर इकोनॉमिक सेक्टर हो या पॉलिटिकल सेक्टर हो, तो वहाँ पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो उसी से उस समय भी यह पेंटिंग्स में देखा गया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है उस चीज को पेंटिंग दर्शाता है, उस चीज से वहाँ हिस्टोरियन ने यह निष्कर्ष निकाला है। सो डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ भी था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। ये आपको क्या कहता है, एंशिएंट हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आप इस तरह का चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी में और रिलेट करते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री से, तो आप मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद भी रख सकते हैं और आपको इंटरेस्ट भी इस चीज़ में ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू दिस टूल्स, अगर टूल्स की बात करें तो जो ये लोग जो टूल्स यूज करते थे वो माइक्रोलिथ टूल्स होता था। माइक्रोलिथ मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स छोटा और लिथ मीन्स होता है स्टोन, पत्थर। सो ये छोटे पत्थर के टूल्स होते थे। तो मतलब माइक्रोलिथ की अगर बात करें तो ये स्मॉलर साइज्ड टूल्स थे। सो ये माइक्रोलिथ जो थे आपको स्मॉलर साइज टूल्स थे। और इसमें क्या वो शुरू किए, पहले क्या होते थे वो एक सिंगल टूल बनाते, जैसे स्टोन के टूल है तो वो पूरा स्टोन के टूल होंगे, अगर वो बोन के टूल है तो वो पूरा बोन के टूल होंगे। लेकिन जो ये माइक्रोलिथ जो टूल्स था ये आपको एक मतलब इसमें क्या किया, वो कंपोजिट टूल्स बनाए, मतलब स्टोन और बोन को दोनों का मिक्सचर टूल बनाए। अगर आप जैसे मतलब जो उसका जैसे आप कुल्हाड़ी हो गया, तो जैसे कुल्हाड़ी आप समझ सकते हो, कोई जैसे तीर हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं जो उसका जो आगे का पार्ट है वो आप मतलब पत्थर का बना रहे हैं और जो पीछे का पार्ट है वो बोन का बना रहे हैं। तो ये मतलब कि कंपोजिट टूल्स हो गया, बोन प्लस स्टोन, बोन प्लस स्टोन। तो ये आपका पूरा कंपोजिट टूल था।
तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा, थॉट प्रोसेस का इवोल्यूशन हो रहा। अगर आप टूल बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्किल का जरूरत है। तो हम यहाँ ये नहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो लोग लिटरेट, मतलब लिटरेट नहीं बोल सकते, वो लोग मतलब समझदार नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। मतलब अगर वो स्टोन का टूल बना रहे हैं और बोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कंपोजिट टूल बना रहे हैं, वो पेंटिंग्स बना रहे हैं, उसमें अपना सोशल लाइफ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोग भी समझदार पर्सन्स थे उस समय। अगर हम इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो इम्पोर्टेंट साइट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट साइट्स है जो एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं वो साइट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इम्पोर्टेंट साइट्स पर आते हैं तो ये आपको दमदमा साइट्स हो गए, एक दमदमा साइट्स, दमदमा जो कि आपको यूपी में है, और सराय नहर राय ये भी आपको यूपी में है। बोथ साइट्स आर इन यूपी। और इस साइट्स का खास बात क्या है कि दमदमा में, जो यूपी में दमदमा साइट्स है, वहां पर आपको डबल और ट्रिपल बरियल मिला। जो दमदमा साइट्स है यहाँ आपको डबल एंड ट्रिपल बरियल देखने को मिलेंगे। सराय नहर में क्या है कि आपको 4 स्केल्टन ग्रेव में, मतलब एक साथ आपको 4 आदमी को वहां दफना दिया गया है, 4 स्केल्टन्स इन ग्रेव। अगर आप एमपी में आते हैं तो आदमगढ़ एमपी में एक जगह है, वो आपको एमपी में है। वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि वो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और ये आपको बीपीएससी ने भी बहुत बार रिपीट किया है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें किस साइट से मिलते हैं। सो इस पॉइंट्स को, जो अर्लीस्ट है, जो लेटेस्ट है, उसको आप जरूर से जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीटी एग्जाम्स के। जो प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आते हैं वो यहीं से आते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अगर आप राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में आपको मिलेंगे बागोर। यहाँ से आपको भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ही है। और भी जगह एक्सकैवेशन हुआ है, जैसे मिर्ज़ापुर हो गया। आपको मिर्ज़ापुर तो सब कोई जानते ही होंगे। एमपी जो कि कैमूर एरिया हो गया, तो यहाँ भी आपको एक्सकावेशन हुए हैं, रिसेंट एक्सकावेशन की अगर बात करो तो ये आपको मेजोलिथिक एज के बारे में था। अगर आप, जैसे कि अगर आप नियोलिथिक एज में आते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए नियोलिथिक एज पर हम लोग शुरू कर दिए। भी शॉर्ट टॉपिक है, देखिए वीडियो तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको मतलब एक ही लेक्चर में अगर एंशिएंट का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की अगर बात करें तो 8000 बीसी से आपको 4000 बीसी का जो टाइम पीरियड है। और नियोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ फर्स्ट रेफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ पॉटरीज मिलेंगे। पॉटरीज आप देखें कि क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो ऑटोमेटिक पॉटरीज शुरू होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉटरीज हम लोग यूज करते ही हैं स्टोरेज के लिए। पहले ज़माने में आदमी जो पॉटरी का यूज करता तो वो स्टोरेज पर्पज़ के लिए आते, तो पानी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टोरेज होता तो वो पॉटरी में आपको ग्रेन का ही स्टोरेज होता है। जैसे एग्रीकल्चर का आपको मतलब शुरू हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वैसे पॉटरीज का भी आप देख लेंगे कि पॉटरीज भी आपका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर शुरू हो गया। पॉटरीज प्रोडक्शन स्टार्टेड। आप देख रहेंगे तो अगर पॉटरीज हुआ तो व्हील का भी इन्वेंशन होगा, क्योंकि आप हाथ से उस दैट स्मूथ पॉटरी, उस तरह का मतलब जो पॉटरी का जो शेप होता है उस तरह का पॉटरी हाथ से उस अच्छे तरह से नहीं बना सकते। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ। तो आप देख सकते हैं किस कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उस समय का जो पॉटरीज था वो पेंटिंग्स नहीं था, वो पॉटरीज आपको ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का पॉटरी को देख सकते हैं। अगर आप डेट टूल्स की बात करें तो वो माइक्रोलिथ टूल्स ही यहाँ यूज हुआ। जो छोटा टूल्स था आपको माइक्रोलिथ का टूल्स, और ये एग्रीकल्चर के लिए यूज करना शुरू हो गया आपको। अगर आप परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो उस समय परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर सिस्टम शुरू हो गया, खेती कर रहे हैं तो आप, यह मतलब स्वाभाविक है कि आप मतलब
घर बगल में ही बनाएंगे, क्योंकि अब और जो खेती होता था वो आपको ज़्यादातर देखेंगे कि रिवर वैली और रिवर के नज़दीक, रिवर के बैंक के नज़दीक होता था, तो वो आप घर भी बगल में बनाएंगे क्योंकि आप खेती को देख रेख करने का ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट आपको जो क्या होगा कि वहाँ शुरू हो गया, परमानेंट सेटल सिस्टम स्टार्टेड। और ये कहाँ हुआ? नियर बाय रिवर्स, क्योंकि आपको खेती करे तो पानी का भरपूर ज़रूरत है। उस समय कोई कैनाल सिस्टम, किसी तरह का इरिगेशन सिस्टम तो था नहीं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या था, जो फर्स्ट क्रॉप था वो बार्ले था। अगर एग्री प्रोडक्ट्स में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट आपको बार्ले क्रॉप्स था, बार्ले फर्स्ट सीरियल। फिर उसके बाद आपको वीट आता है, राइस आता है, रागी आता है, मिलेट आता है, तो ये डिफरेंट क्रॉप्स है। लेकिन ये याद रखेंगे फर्स्ट क्रॉप तो बार्ले क्रॉप्स थे। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको न्योलिथिक एज में। अगर न्योलिथिक एज में अब लास्ट देख लेते हैं इसमें, बट नॉट लिस्ट, बट लेट अस सी हियर द इम्पोर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट साइट्स अगर आप इम्पोर्टेंट साइट्स को यहाँ देखते हैं न्योलिथिक एज में, तो इम्पोर्टेंट साइट्स है आपको मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ का मैंने आपको चर्चा भी किया था, जो पाकिस्तान में है। अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ से राइस के ही मिलते हैं आपको। बुर्जा होम हो गया आपको, तो बुर्जा होम का जो साइट्स है वो आपको कश्मीर में मिल जाएंगे देखने को। तो यहीं पर जो बुर्जा होम में ही आपको डॉग को जो क्या किया था कि मास्टर के साथ दफनाया गया था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, डॉग इन ग्रेव्स विथ मास्टर। पिट ड्वेलिंग मिलेंगे, जो पिट ड्वेलिंग मीन्स क्या होता है? अंडरग्राउंड हाउसेस। अंडरग्राउंड हाउसेज में आपको, मतलब क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है तो अंडरग्राउंड हाउसेज भी वहाँ देखने को मिलेंगे। गुफकरल, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में है। गुफरकल, ये भी आपको क्या है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ भी आपको ग्रेप्स मिलेंगे इनसाइड हाउसेज। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा एंड महागाड़ा, ये आपको यूपी में है। और यहाँ पर आपको एविडेंस ऑफ राइस मिलेंगे। एक है लहुर देव। अगर आप लहुर देव के बारे में बात करें तो ये यूपी में है। ये आपको लेटेस्ट एक्सकावेशन हुआ। अगर आपको अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस पूछा जाता है तो आप अभी लहुर देव ही, अगर ऑप्शन में लहुर देव है तो आप लहुर देव को ही टिक करेंगे। सो इट इज़ अ लेटेस्ट एक्सकावेशन। सो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ लेटेस्ट एक्सकावेशन, सो आप मतलब इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और ये अर्लीस्ट जो एविडेंस था हमारा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस। एक और साइट्स आप अगर याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, जैसे संगना कल्लू, ये आपको कर्नाटका में है। यहाँ पर मतलब बर्न्ट माउंट्स मिले हैं, एस माउंट्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो और पेंटिंग की बात करें तो न्योलिथिक में जो पेंटिंग्स था आपको सोशल लाइफ से रिलेटेड तो था ही, प्लस पेंटिंग्स आपको यहाँ हैंडमेड भी देख सकते हैं, प्लस जो लेटर एज का जो व्हील का ही पेंटिंग आप यहाँ देख सकते हैं, समझे। और जो पेंटिंग था वो उतना भी बढ़िया मतलब फाइन नहीं था आपको, मतलब कोर्स ही था, मतलब आप सकते रफ इमेज टाइप से कोर्स था। और ये पेंटिंग का आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर का यूज भी किया गया, जैसे ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, बर्निश्ड हो गया जी, और मैट प्रेस्ड वेयर हो गया, जैसे राइस हस्क मतलब भूसा का यूज भी किया गया उस पेंटिंग में। तो आप बोल सकते हैं इसे बोला जाता है मैट प्रेस्ड वेयर। सो इस तरह का वहाँ ये पेंटिंग नहीं था, ये पॉटरीज था। सॉरी, हेयर आई हैव मेड अ मिस्टेक, इट्स पॉटरी। पॉटरी था, पॉटरी मतलब पेंटिंग, क्योंकि वो अगर आप वो जो प्रीवियस दो अगर आप एज देखें मेजोलिथिक चाहे पैलियोलिथिक, तो वहाँ पर आपको वो पेंटिंग देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब पॉटरीज में पेंटिंग देखने को। लेकिन यहाँ जो पेंटिंग जो ये पॉटरीज था, तो पॉटरी में किसी तरह का पेंटिंग नहीं था, मतलब वो सिंपली व्हील से मेड किया जाता था इसे।
हैंडमेड, व्हील से, हैंडमेड ही बनाया जाता, व्हील से ही बनाया जाता था, कोर्स था, नॉट फाइन जिसे बोल सकते हैं, नॉट फाइन। और यह आपको कोई पेंटिंग का यहाँ यूज नहीं किया था, नो पेंटिंग्स। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो आपको लेंदी हो जाएगी और मतलब बहुत मतलब इंफॉर्मेशन लोड ज़्यादा हो जाएगा। सो लेट अस स्टॉप हेयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।